मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग जिस प्रक्रिया को संचालित कर रहे थे, यूपी टेट प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन के पेपरों को, तो हम लोग आज अध्ययन करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 19 दिसंबर 2016 के पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न पत्र को। इन प्रश्न पत्रों को लगातार आप हल करेंगे तो इससे आपको पता हो जाएगा कि कुछ ऐसे फिक्स पार्ट हैं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो क्वेश्चन लगातार रिपीट भी हो रहे हैं हर वर्ष। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन पेपरों का अध्ययन कर लेते हैं तो इससे आपको आगामी परीक्षाओं में कई सारे प्रश्न पुनः रिपीट ही मिल जाएंगे। इससे आपको समय की भी बचत होगी और अंकों में भी वृद्धि हो जाएगी। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। शिक्षक की सबसे अमूल्य निधि 2000 दिसंबर 2016 के पेपर में जो पहला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षक की सबसे अमूल्य निधि है उसकी सेवा, वेतन, गर्व और छात्रों का विश्वास। तो यहाँ पर देखेंगे एक शिक्षक के लिए सबसे अमूल्य निधि क्या है। सबसे अमूल्य निधि की बात करें तो छात्रों का विश्वास। जितना छात्रों का विश्वास अपने शिक्षक पर अधिक से अधिक होगा, और शिक्षक पर छात्रों का विश्वास तभी अधिक होगा जब शिक्षक पूर्ण निष्ठा के साथ अध्यापन का कार्य संचालित कर रहा होगा। तो छात्रों का विश्वास। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता, तो वह है क्या कहलाएगा? सिद्धांत, कानून, खोज, मूल संकल्पना। जब किसी चीज को, किसी परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने पर वो खरी उतरती तो वो एक थ्योरी बन जाती, सिद्धांत बन जाता है। तो यहां पर दूसरे प्रश्न में ऑप्शन ए सही होगा। क्या बनेगा? सिद्धांत। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है विचार गोष्ठी, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेखा। तो यहां पर देखेंगे तो विचार गोष्ठी और कार्य योजना, ये तीसरा सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। विचार गोष्ठी सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम और मीथेन। तो यहां पर देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ये तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं, बशर्ते कि हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है ध्वनि प्रदूषण का मापन। अब इसको देखेंगे तो कई बार इसी परीक्षा में बार बार ये पुनः आवृत्ति हो रही इस प्रश्न की। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो यहां पर देखेंगे तो क्या मिल जाएगा? डेसिबल। ये पूर्व में भी क्वेश्चन आ चुका। किसका? डेसिबल, डीबी। कभी कभी डीबी लिखा मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? डीबी। ये डीबी, ये डेसिबल ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि का मापन किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा किया जाता है? तो लैपिस, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, जलप्रपात। तो यहां पर आप देखेंगे तो यू आकार की घाटी जो होती है, यू आकार की घाटी, इसका निर्माण हिमानी के अपरदन द्वारा होता है, हिमानी के अपरदन द्वारा। तो यहां पर ध्यान रखेंगे यू आकार की घाटी। अंग्रेजी के यू अक्षर की आकार की घाटियां बन जाने के कारण इसे यू आकार की घाटी कहा जाता है। आगे अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, सुवर्णरेखा, नर्मदा और सिंधु। अगर आप भारत के मैप को देखें तो भारत के मैप पर देखेंगे तो सिंधु नदी कहां पर प्रवाहित होती? तो यहां पर देखेंगे सिंधु नदी ये अरब सागर में। नर्मदा नदी को आपने पढ़ा होगा, नर्मदा नदी ये आकर के यहां पर, और ताप्ती नदी ये भी पश्चिम घाट्स में गिरती है। और ये तीन नदियां हो गई, इस पे एक नदी बच रही सुवर्णरेखा नदी। तो सुवर्णरेखा नदी क्या करती है? सुवर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती, और तीन नदियां सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, ये तीनों नदियां क्या है? पश्चिमी घाट के माध्यम से अरब सागर में अपना मुहाना बनाती। राकेश
कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय है। उसका सुधार कैसे हो सकता है? सुधारात्मक उपाय है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन दें, उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को दें। तो यहाँ पर एक शिक्षक का दायित्व है कि उसकी अनियमितताओं का कारण जाने, किस कारण से वो ये अनियमितता बरत रहा, हो सकता है उसकी कोई समस्या हो ऐसी जिसके कारण वो ऐसा कर रहा, कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन करें। ये तीसरा ऑप्शन। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो यहां पर देखेंगे तो भोपाल को क्या कहते हैं? भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं। और भोपाल में अगर झीलें देखेंगे तो लोअर लेक, कौन सी लेक? लोअर लेक, और एक ध्यान रखेंगे अपर लेक। कौन सी लेक? अपर लेक। ये लोअर लेक और अपर लेक ये झीलें मिल जाएंगी। और भोपाल शहर को झीलों का शहर कहा जाता था। किसको कहा जाता है? झीलों का शहर। निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो यहां पर अगर देखेंगे इस पे लाल सागर है, काला सागर है, अरब सागर है, भूमध्य सागर। अरब सागर भारत के पश्चिमी घाट पर है, इसका तो ऑप्शन खत्म हो जाता है। काला सागर ये एशिया के क्षेत्र में पड़ता है, एशिया और यूरोप के मध्य पड़ता है। लाल सागर ये भी अफ्रीका और एशिया के मध्य पड़ता है। यहां पर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर। यहां पर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये स्थितियां बनी हुई यूरोप की, और उसके बाद ये भूमध्य सागर का एरिया होता है, और उसके बाद आप देखेंगे तो ये आपको अफ्रीका की लोकेशन मिल जाएगी ये, और इस पे क्या है? ये भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर क्या करता है? भूमध्य सागर इसको क्या करते हैं? ये भूमध्य सागर क्या करता है कि यूरोप को अफ्रीका से, यूरोप ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यूरोप उत्तर में, और इसके दक्षिण में क्या मिल जाएगा? आपको अफ्रीका महाद्वीप मिल जाएगा। और भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप और दक्षिण में अफ्रीका, और भूमध्य सागर और इस ओर अटलांटिक महासागर ये इसकी आकृति में मिल जाएगा। और यहां पर एक जिब्राल्टर जल संधि होती है जिसके द्वारा दोनों भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर जुड़े होते। अगला प्रश्न पूछा गया, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? ये पुराना बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अगर आप देखेंगे तो 16 सितंबर को मनाया जाना कब से प्रारंभ किया गया? तो 1994 से। कब से? 94। और क्यों? क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या किया गया था? ओजोन क्षरण को रोकने के प्रयास किए गए थे। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता, फर्स्ट कंज्यूमर कहलाते। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते? ये शाकाहारी जीव होते, जैसे गाय, बकरी, भेड़, ये क्या कहलाते हैं? खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है। उत्पादक पेड़ पौधों को कहते हैं। द्वितीय उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड रहते हैं। अपघटनकर्ता उन्हें कहते हैं जो पूरी सर्किल के बाद इस पूरे सिस्टम को पुनः उन्हीं तत्वों में तोड़ने का काम करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? भू रसायन, जैव भू रसायन चक्र के नाम से जाना जाता है। क्या होता है कि स्थल, जल और वायु में पुनः जो सर्किल चलता है पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों का, उन्हें जैव भू रसायन चक्र कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, कोयला, हाइड्रोजन। तो यहां पर देखेंगे डीजल, पेट्रोल और कोयला, इनको जीवाश्मी ईंधन कहा जाता है। तो यहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन से अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। संकटग्रस्त तो कौन संकटापन्न है? दैत्याकार पांडा। ये कहां पाया जाता है? तो चीन में। कहां पर? चीन में। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? चीन में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? भोपाल गैस त्रासदी के लिए कारण
उत्तरदायी गैस कौन सी? तो यहां पर क्या है, डी ऑप्शन में MIC, क्या है MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये भोपाल गैस त्रासदी पर बार बार प्रश्न मिलेगा आपको। ये घटना कब की है? तो 2 या 3 दिसंबर को, 2 या 3 दिसंबर को कब? 1984 में, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई। और भोपाल गैस त्रासदी की घटना जो हुई, एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड, कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड। ये USA की कंपनी थी और यहां कीटनाशकों का उत्पादन करती थी। किसका? कीटनाशकों का उत्पादन करती थी। और इस संयंत्र में क्या हुआ? 2 दिसंबर की रात या 3 दिसंबर को 1984 में MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हजारों लोगों की जान चली गई। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा गया है? किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो यहां पर देखेंगे क्रिसमस का त्योहार कब मनाया जाता है। तो पहली चीज ध्यान रखेंगे, 0 अंश अक्षांश रेखा है और ये कर्क रेखा है, 23.5 अंश अक्षांश, 23.5 अंश अक्षांश कर्क रेखा है, 23.5 अंश अक्षांश मकर रेखा है, और क्या कहते हैं यहां पर साउथ में, और ये नॉर्थ में, और ये 0 अंश अक्षांश है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। अब क्या है, पहले तो ये जाने क्रिसमस का त्योहार कब मनाया जाता है। तो ये कब? दिसंबर माह में। कब? 25 दिसंबर को। अब 25 दिसंबर को जब क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है ईसा मसीह के जन्म दिवस पर, तो इसको देखेंगे क्रिसमस के त्योहार पर। अब दिसंबर माह में गर्मी कब होगी? तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर या मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती। अब यहां पर देखेंगे ये मकर रेखा किसके बीच से जाती है? जापान उत्तर में है, भारत उत्तर में है, अमेरिका उत्तर में है। तो यहां पर कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जिस तरीके से भारत के मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से मकर रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा। तो यहां पर क्या सही हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। आगे, गिर वन जीव निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो यहां पर ध्यान रखेंगे एशियाई शेरों को। गिर में क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर या बब्बर शेर। कहां पर है गिरवन? कहां पर है ये गिरवन? कहां पर है स्थित? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात के काठियावाड़ में या गुजरात में। तो ये शेरों से संबंधित है। अगला, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय प्रदेशों में महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन कौन सा पाया जाता है? ये पूछा गया है। तो यहां पर देखेंगे सबसे ज्यादा किसकी भूमिका? कैक्टस। कैक्टस कहां पर? मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली वनस्पति। अगला प्रश्न पूछा गया है, ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर के संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से और जल प्रदूषण से। तो यहां पर ध्यान रखेंगे ग्रीन मफलर का संबंध किससे होगा? ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर का मतलब क्या है? यहां पर आप देखेंगे ये हाईवेज बने हैं, हाईवेज के बगल में ये पेड़ लगाए जाते हैं, और ये पेड़ लगाए जाने के कारण इनसे दो चीजें होती हैं। एक तो वायु प्रदूषण को भी रोकते हैं। किसको? वायु प्रदूषण को भी रोकते हैं। और दूसरा, ध्वनि प्रदूषण को ये पेड़ पौधे क्या है, दूर दराज जाने में कमजोर करते हैं, इन्हें रोकते हैं। अब क्या है, देखा होगा लोचता आती रहती, और बीच बीच में कभी कभी डिवाइडरों के मध्य भी पेड़ लगा दिए जाते हैं। तो ये जो वृक्ष लगाए जाते हैं किसका कार्य करते हैं? ग्रीन मफलर का। तो ध्यान रखेंगे रोड के, सड़कों के या रोडों के जो दोनों तट पर या मध्य में पेड़ लगाए जाते हैं, इनका सबसे बड़ा कारण होता है ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों को कम करते हैं, लेकिन ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं, इसलिए इन्हें ग्रीन मफलर के नाम से जाना जाता है। भूपारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऊर्जा का, तो यहां पर ध्यान रखेंगे ऊर्जा का संपूर्ण स्रोत कौन है? सूर्य। क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है, शुक्र एक ग्रह है और चंद्रमा एक उपग्रह है, और इन ग्रहों या उपग्रहों में अपना स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती। सूर्य क्या है? एक तारा है। क्या है? एक तारा है। और तारों में स्वयं की ऊष्मा या ऊर्जा और प्रकाश होता है। ऊष्मा या ऊर्जा या प्रकाश होता है। ऊष्मा प्लस प्रकाश किसमें होता है? ये स्वयं की ऊर्जा से प्रकाशित होते, जबकि ये सभी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्य। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह? तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का। अब ध्यान देंगे कि सर्वाधिक उपग्रह किसके आते हैं?
तो सर्वाधिक उपग्रह भी बताए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है किसके सर्वाधिक उपग्रह, बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक मिल जाएगी। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, शनि का। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल फसल है, बायोडीजल फसल, तो ये पीछे प्रश्न हो चुका है, जट्रूफा। आप पूर्व के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, जट्रूफा। इसे क्या कहा जाता है, रतन जोत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, रतन जोत का पौधा, जो रतन जोत का पौधा होता है उसे क्या कहा जाता है, जट्रोफा भी कहते हैं, और इससे बायोडीजल बनाया जाता है। आगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, 1986 में। कब पारित हुआ, 1986 में। ये ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, 1986 में। अगला प्रश्न देखेंगे, जैव भूमंडलीय तापन का कारण है, वैश्विक तपन का कारण क्या है, तो वैश्विक तपन के कारणों में अगर देखेंगे, हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि। तो वनों की वृद्धि से भूमंडलीय तापन कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाएगी तो भूमंडलीय तापन में कमी हो जाएगी, हिमनदों में वृद्धि हो जाएगी तब भी कमी हो जाएगी। तो यहां पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ऑप्शन मिलेगा आपको CO2 में जब वृद्धि होगी तो क्या होगा, भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण यही बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। आगे है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वर्षा वन, इस पर भी बात हो चुकी है, बी ऑप्शन सही करेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। अब देखेंगे भूमध्य रेखा के निकट, भूमध्य रेखा या 0 अंश अक्षांश के निकट सूर्य की किरणें अधिक पड़ेंगी, ताप अधिक होगा, ताप अधिक तो वाष्पीकरण अधिक, वाष्पीकरण अधिक तो वर्षा अधिक। और जहां पर वर्षा और धूप ये सब ज्यादा अधिक होते हैं वहां पर क्या होता है, सूर्य के होने के कारण ऊष्मा या ऊर्जा से, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होगा, और जब ऊर्जा होगी तो ऊर्जा से पेड़ पौधों की, अन्य की, सभी की वृद्धि हो जाएगी, पेड़ पौधों की वृद्धि से जीव जंतुओं की वृद्धि होगी। इसलिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायोम जैव विविधता के सर्वाधिक बड़े स्रोत होते हैं, सबसे ज्यादा जैव विविधता। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है, तो लावा द्वारा किसका मृदान होता है, काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है, और काली मिट्टी के निर्माण ज्वालामुखी के लावा से होने के कारण ये कपास के उत्पादन के लिए भी प्रमुख होती। तो काली कपासी मृदा, काली कपासी मृदा का निर्माण किससे होता है, लावा से होता है। कपासी मृदा का निर्माण किससे होता है, ज्वालामुखी के निर्माण से, लावा द्वारा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है, तो यहां पर देखेंगे क्या है, पहले भी ये प्रश्न हो चुका, समताप मंडल में आप भूमध्य रेखा ये पृथ्वी देखेंगे, पृथ्वी से वायुमंडल पर ऊपर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल में क्या पाया जाता है, O3 पाई जाती है, कौन सी, O3 या ओजोन परत पाई जाती है। ये ओजोन परत क्या करती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों पर को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, समताप मंडल। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है, जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल के तापमान। तो यहां पर सीधा सीधा आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, जल की गुणवत्ता के सुधार के लिए क्या किया गया है, जल की गुणवत्ता के सुधार के लिए गंगा एक्शन प्लान लाया गया। अब आपको प्रश्न बताना है कि ये गंगा एक्शन प्लान कब लाया गया था, ये आप बताइएगा हमें सर्च करके। अगला फिर पूछा गया है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, जैविक कीटनाशक का उत्पादक कौन सा है, नीम। नीम से यह जैविक कीटनाशक का काम करता है, कौन, नीम का वृक्ष। तो आज यह हो गया आपका दिसंबर 2016 के यूपी टेट का पर्यावरण अध्ययन का साल पेपर। हमें उम्मीद है कि आप इससे अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे।